अभी जिनको हम बहुत ध्यान से सुन रहे थे, राष्ट्रवादी विचारक, व्यवहारिक ज्ञान का खजाना जिनके पास है, और उसी के आधार पर उन्होंने बात की। श्रद्धेय गजानन डांगे जी सभापति हमारे आज के, नाम भी कनक सभापति, यहां उपस्थित सभी प्रबुद्ध बहनों, भाइयों और भांजे और भांजी, विषय ही है एकात्म मानव दर्शन, तो दूरियां क्यों रखी जाए, रिश्ते तो दिल के बनते। मित्रों, आज पूरी दुनिया में चारों तरफ एक बार नजर घुमा के देखें तो संयुक्त राष्ट्र संघ बेमानी हो गया है। अगर दुनिया भर में नजर घुमाएं तो फिर से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, ये वातावरण दिखाई देता है। समय की सीमा है, इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहता हूं, आज दुनिया के सामने जितनी समस्याएं हैं उसका समाधान अगर कहीं है तो एकात्म मानव दर्शन में है। मैं श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में प्रणाम करता हूं। और एकात्म मानव दर्शन कोई क्लिष्ट दर्शन नहीं है, भारतीय चिंतन का निचोड़ है। मैं पहले संक्षिप्त में तात्विक विवेचन करूंगा और फिर व्यवहारिक रूप से कैसे कृषि, ग्रामीण विकास या बाकी चीजों में उतारा जा सकता है, उतारा जा रहा है, उसके बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा। तो दुनिया में जितनी विचारधारा है, पहले राजतंत्र था, लोगों का एक राजा क्यों रहे, स्वतंत्रता, समानता, विश्व बंधुत्व के मंत्र के साथ फ्रांस में राज्य क्रांति हुई और दुनिया भर में राजतंत्र या तो समाप्त कर दिए गए या ब्रिटेन की तरह उनके अधिकार बहुत सीमित कर दिए गए। प्रजातंत्र आया, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, लेकिन उसके साथ ही औद्योगिक क्रांति भी हो गई। हाथों से काम करने वाले कारीगर, मजदूर कई दिनों में जो काम करते थे वो मिनटों में, घंटों में, मशीनों में होने लगा। कारीगर से लेकर ग्रामीण तक बेरोजगार हुए और शहरों में जहां कारखाने थे उसके आसपास आके बसे, श्रम की चक्की में दिनों रात पीसे जाते और वेतन नाम मात्र का होता। उस भयानक शोषण की तस्वीर ही रोंगटे खड़ी कर देती। तब कार्ल मार्क्स ने कहा, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, खोने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं है सिवाय जंजीर के, पाने के लिए सारा संसार पड़ा। और उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत संपत्ति पर व्यक्तिगत स्वामित्व यही शोषण की जड़ है। और संपत्ति मतलब भूमि, पूंजी, मशीन, इस पर व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त कर दिया जाए, ये सारे साधन समाज के अधिकार में ले लिए जाएं तो मानव सुखी हो पाएगा, समस्या का समाधान होगा। लेकिन जिनके पास है वो मन से नहीं देंगे, उनसे छीनने पड़ेंगे। उसके लिए क्रांति करनी पड़ेगी और क्रांति के बाद फिर से वो ना छीन ले, इसलिए प्रतिक्रांति की संभावनाएं जब तक समाप्त नहीं हो जाती तब तक सर्वहारा की तानाशाही स्थापित करनी पड़ेगी। मार्क्स के इन शब्दों ने मजदूरों के कानों में जैसे अमृत घोल दिया। कई जगह क्रांति हुई, कम्युनिज्म आया, परिणाम क्या हुआ, मनुष्य सुखी हुआ क्या?
रोटी तो ढंग से मिली नहीं, आज आजादी बोलने की ओर समाप्त हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही खत्म हो गई। और फिर जो रूस में हुआ, चीन में हुआ, उसके बाद कम्युनिज्म ही समाप्त हो गया। फिर ऐसे देश भी आए जो पूंजीवाद के प्रवर्तक, धन का कूद भंडार, लेकिन सुख नहीं मिला, शांति नहीं मिली। और तब पंडित जी ने कहा, भारत जब पश्चिम की नकल कर रहा था आजादी के बाद, कि जिनके देश में ये विचार सफल नहीं हुए वो भारत में कैसे सफल होंगे। पश्चिम का अंधानुकरण मत करो, एक बार सोच के तो देखो, हमारे देश के पास क्या कोई ऐसा दर्शन है कि जिसके आधार पर हम समाज और राज्य जीवन की रचना कर सके। और तभी पंडित दीनदयाल जी ने प्रस्तुत किया एकात्म मानव दर्शन। मनुष्य क्या चाहता, दुनिया भर में क्या चाहता? दो चीजें सब चाहते। एक, कोई कभी मरना नहीं चाहता। जब 100 साल की उम्र भी हो जाए और यमदूत लेने आए तो दादाजी कहेंगे एक शादी और हो जाने दो, ये पोते का पोता तो रह गया है। कोई कभी मरना नहीं चाहता, लेकिन जीना चाहता तो भी कैसे? सुखी जीवन चाहता। दुखी होकर कोई नहीं जीना चाहता। अगर प्रियजन को भी बहुत पीड़ा हो रही हो, दर्द हो रहा हो, परेशानी हो, तो परिवारजन ही कहते हैं भगवान अब तो उठा ले तो ही अच्छा। और वो भी खुद ही कहते हैं राम अब तो हो गई कहानी खत्म। और ये सुखी जीवन क्या है? मूल सोच जितनी विचारधाराओं का यहीं से सुखी होता शुरू होता। पश्चिम के देशों ने माना कि ये मनुष्य केवल शरीर है, शरीर की जरूरत पूरी कर दो मनुष्य सुखी हो जाएगा। शरीर की आवश्यकताएं क्या है? भूख लगे तो भोजन मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, रहने को बढ़िया मकान हो, चलने में तकलीफ है तो गाड़ी हो जाए, और आगे बढ़े तो गर्मी में एसी, सर्दी में हीटर, ये सब चीजें मिल जाए तो मनुष्य सुखी हो जाए। भारत ने भी कहा, हमारे ऋषियों ने भी कहा, शरीरम माध्यम खल धर्म साधनम। शरीर माध्यम सब धर्मों के पालन के लिए शरीर तो चाहिए, उसके लिए भोजन चाहिए। भूखे भजन ना हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। लेकिन क्या केवल भोजन, मकान, कपड़ा, इससे ही सारी समस्याओं का समाधान हो जाए? पंडित जी ने कहा नहीं, इसके आगे भी मनुष्य कुछ। शरीर के साथ साथ मनुष्य मन है, तो मन का सुख भी मनुष्य को चाहिए। अब ये मन का सुख क्या होता है? आप यहां बैठे, थोड़ी देर हो गई हो तो हो सकता बैठे तो यहां हो, लेकिन मन कहीं कनॉट प्लेस पे घूम रहा हो और वक्तव्य खत्म होने का इंतजार कर रहा। मन की गति बड़ी विचित्र होती है। लेकिन सुख की बात करें अगर, तो तोतली आवाज में बोलता हुआ बेटा अगर माँ के पास आ जाए, बेटा या बेटी, और माँ उसको अपने सीने से जब चिपकाती है, उस समय माँ को जिस आनंद का अनुभव होता है उसको कहते हैं मन का। दो मित्र कहीं मिल जाए, बहुत दिनों के बाद मिले, तो दौड़ के आते हैं, एक दूसरे से लिपट जाते, कैसा है तू, बहुत दिन हो गए देखे हुए। कलाकार कोई रचना करे, कभी कोई कविता लिखे और कविता सुनाए, तो अगर कोई वाह वाह करे तो कितना आनंद आता। एक बार मैं जब युवा मोर्चे में काम करता था, उस समय की घटना कई बार मुझे याद आ जाती। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक था। मैं छत्तीसगढ़ में बिलासपुर एक वर्ग में गया था। ट्रेन से आते जाते थे तो ट्रेन में टाइम था, तो कमरे में आए, थोड़ी देर
आराम कर रहे थे। मेरे साथ तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष भी थे युवा मोर्चे के, मैं महामंत्री था। तब कुछ नौजवान एक बुजुर्ग सज्जन को लेके आए, भाई साहब ये बाबा आपके भाषण से प्रभावित है, आपसे मिलने का कह रहे हैं। तो मैंने कहा आइए। मैं उठ के खड़ा हो गया, उनको बिठाया, आदर सहित पूछा। तो उन्होंने कहा बेटा देश की हालत बड़ी खराब है। ये उस समय की बात है 85-86 की। मैंने कहा हाँ खराब तो है। बोले वो खराब हालत देख के मैं बहुत दुखी हूं। मैंने कहा व्यथित तो मैं भी हूं। बोले बेटा उस व्यथा से व्यथित होकर मैंने कविता लिखी है, कुछ पंक्तियां, वो तुम्हें सुनाना चाहता हूं। मैंने मन में सोचा मर गए ये तो कवि हैं। उस समय कविता सुनने का मूड नहीं था। तो मैंने बगल में अध्यक्ष जी को कहा कि ये ज्यादा प्रबुद्ध है, ये ज्यादा समझते हैं, इनको सुना दो। अध्यक्ष जी ने लेटे लेटे कहा नहीं शिवराज ही ढंग से समझता है। अब हम फंस गए। उन्हें पंक्तियां सुनाना शुरू किया। अब कभी कोई कविता सुनाए और आप कहो ही ना वाह वाह, तो कोई मतलब नहीं। तो हम भी कह रहे थे वाह क्या शब्द है, क्या भाव। उनका उत्साह और बढ़ता जा रहा था। कविता खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। मेरे बगल में पानी के गिलास रखा था, तो मैं वाह वाह करते करते गिलास उठाया और मैंने अपने मुंह से लगाया। पानी जैसे अंदर गया, मेरी नजर मेरे मित्र से मिली जो मुझे फंसा हुआ जान के मुस्कुरा रहे थे। उनको मुस्कुराते हुए देख के मुझे भी हंसी आ गई और मेरे मुंह का पूरा पानी कभी भर के मुंह पे चला। अब मेरे भी आंख में पानी, नाक में पानी, करूं क्या। फिर मैंने सोचा ये क्या कहेंगे, युवा मोर्चे का कैसा कार्यकर्ता है, इसमें तो सलीका ही नहीं है। कुछ पल्ले नहीं पड़ा तो दोनों घुटनों पर बैठ के मैंने दोनों हाथ जोड़ दिए और उनका माफ करना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। वो बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम तो अगली पंक्तियां। ये अगली पंक्ति सुनाने का सुख है मन का सुख। तो पंडित जी का ये मन का सुख भी चाहिए, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आखिर मनुष्य बुद्धि भी है। अब विवेचन का समय मेरे पास नहीं है बुद्धि का। लेकिन कहते न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। अचानक हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा और जमीन पे गिरा। सोचने लगे हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे गिरा। जमीन पे क्यों गिरा, ये बीच में क्यों नहीं अटका, ये आसमान में क्यों नहीं गया। उत्तर नहीं मिला। तो जो लोग आ जा रहे थे उनमें से कुछ को बुलाया कि भैया एक प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा, ये हवा चली, पेड़ हिला, फल टूटा, जमीन पे क्यों गिरा। लोगों का जमीन पे नहीं गिरता है तो कहां गिरता है, ऊपर क्यों नहीं गया। तो लोगों ने गया काम से, जमाने से देखते चले आ रहे हैं। ऊपर नीचे कोई चीज टूटती तो नीचे ही आती है, लेकिन न्यूटन नहीं माने। वो खोजते रहे खोजते रहे खोजते रहे और अंततः उन्होंने खोज के निकाला पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होती है और इसके कारण ऊपर जो चीज होती वो नीचे गिरती है। और उसको खोज के न्यूटन को जिस सुख का अनुभव हुआ उसको कहते हैं बुद्धि का सुख। आपने कौन बनेगा करोड़पति में अगर ABCD एक प्रश्न आया तो आप उनके साथ नहीं बैठे अमिताभ बच्चन के, आप बैठे टीवी पे और उत्तर कहीं आ गया और पत्नी संग है तो तुरंत बोले बी और फिर देखा हमें भी आता है। यह बुद्धि का सुख है। लेकिन इससे भी अकेले काम नहीं चलता और आगे पंडित जी का मनुष्य आत्मा है, आत्मा का सुख भी चाहिए। आत्मा का भी विवेचन मैं नहीं करूंगा। केवल एक चीज आप सोच के देखना कभी, हम जो हैं बैठे हम दो हैं, अंदर का शिवराज एक बाहर का शिवराज। बाहर का कई बार गड़बड़ सड़बड़ करने का सोच सकता है, लेकिन जब भी कोई गलत काम करने का सोचता तो अंदर से एक बार आवाज जरूर आती नहीं है, ठीक नहीं है, गलत है। और जब अंदर की अंतरात्मा की आवाज सुन लेता है तो गलत काम करने से रुक जाता है। मैं अपने गांव की एक छोटी सी कहानी जल्दी से आपको सुनाऊंगा, बचपन की सत्य घटना है, कहानी नहीं। नर्मदा जी के तट पर, मां मानते हम नर्मदा जी को, हमारे लिए नदियां नहीं। तो किनारे पे मेरा गांव था। बरसात के दिन में बाढ़ आती नर्मदा जी में काफी कई बार। तो जब तक बाढ़ का पानी गांव में नहीं घुसता तो बड़ा आनंद आता है दृश्य देखने में। शाम का समय था, पानी बढ़ रहा था, हम लोग
किनारे के थोड़े नीचे था पानी, ऐसे दृश्य देख रहे थे बाहर। एक छोटी बच्ची भी देख रही थी, वो थोड़ा आगे बढ़ के देखने लगी तो अचानक पानी के दबाव के कारण मिट्टी थोड़ी सी धसी, तो उसके साथ साथ वो बेटी का भी पैर फिसल गया और पानी में गिर गई। अब लोग चिल्लाते रहे बचाओ बचाओ, लेकिन शाम के समय उफनती नर्मदा जी में कौन कूदे, कोई कूदा नहीं। एक आदमी दूर से दौड़ के आया और 1 किलोमीटर दूर बह के उस बच्ची को उसने पकड़ के किनारे लगा लिया। लोग जानना चाहते थे कि है कौन। जब वो सामने आया तो देख के लोग आश्चर्यचकित रह गए। वो उस इलाके का सुप्रसिद्ध चोर था जिसका नाम था गुलबा भड़िया। हमारी भाषा में चोर को भड़िया कहते थे गांव में। तो देख के लोगों ने कहा ये तो गुलबा भड़िया है, लेकिन भाव बदल गया, चोर का भाव नहीं रहा। उससे पूछा कि तुमने बचाई कैसे बच्ची? तो उसने साफ बताया, देखो आया तो था मैं ये देखने, मेरे बचपन की घटना है, इसको हो गए होंगे 56 साल। लगानी थी, मैं तो ये देखने आया था सेंध रात में लगानी कहाँ है। पुराने जमाने में चोरों को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, सेंध लगाते थे, खोदते थे, फिर घुसते थे, फिर कहीं चुरा के लाते थे। आजकल तरीके बदल गए। उसने कहा बड़ी बड़ी मेहनत करनी। लेकिन जब इस बच्ची को गिरते हुए देखा तो मेरा मन नहीं माना और मुझे कुछ नहीं सूझा, कोई नहीं कूदा तो मैं कूद गया और बचा। ये है आत्मा का सुख, मन नहीं मानता। बुरे से बुरे आदमी भी कहीं ना कहीं होता है। और मनुष्य को पूरी तरह सुखी करना है तो शरीर मन बुद्धि आत्मा इन चारों का सुख चाहिए। ये पंडित जी ने कहा, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ। अब उसमें अगर हम काम की बात करें तो शरीर की जो आवश्यकताओं की पूर्ति और मन की जो विविध इच्छाएं होती है वो काम पुरुषार्थ के अंतर्गत आती। भोजन हो, संगीत कई बार आनंद देता है, समय की सीमा, इसलिए उस पर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन उसको पूरा करने के लिए फिर अर्थ की जरूरत है। पंडित जी ने कहा कि अर्थ चाहिए। व्यक्ति के जीवन में पैसा चाहिए, बिना उसके काम नहीं चलता। रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, इसके लिए अर्थ चाहिए। अर्थ का अभाव भी बुरा है, अर्थ का प्रभाव भी बुरा है। अर्थायाम चाहिए, अर्थायाम होना चाहिए। लेकिन वो करने के लिए भी कुछ नियम कायदे कानून होना चाहिए। अगर मेरे पास पैसा नहीं तो दूसरे के चुरा लाऊं, तो उसको कुछ नियम कायदे कानून, उसको धर्म मान लेना। और हर एक का एक अंतिम लक्ष्य जीवन का होता है, उसको आप मोक्ष पुरुषार्थ से जोड़ सकते हैं। लेकिन ये केवल व्यक्ति के नहीं होते, समाज के भी होते हैं। समाज का शरीर, समाज का मन, समाज का बुद्धि, समाज की आत्मा। और समाज के संदर्भ में अगर कहें तो जो देश और देश पर रहने वाले लोग, वो राष्ट्र का शरीर। और एक सामूहिक संकल्प कि हम साथ रहते हैं, मेरा देश है, वो समाज का मन। और उसको चलाने के लिए, ढंग से व्यवस्थाएं बनाने के लिए हमने कुछ नियम कायदे कानून बनाए, वो है हमारा संविधान, वो हो गई बुद्धि। और हर एक राष्ट्र का अंतिम लक्ष्य अलग होता है। जैसे डांगे जी बता रहे थे अभी, हम कृषि और ग्रामीण विकास के बारे में भी हमारा सोच क्या है, और वो जो अंतिम सोच होता है वो होता है, उसको हम जोड़ते हैं आत्मा। और इनको पूरा करने के लिए भी धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 पुरुषार्थ। अब संक्षिप्त में इसके व्यवहारिक स्वरूप को बताने का मैं प्रयास करूंगा। डांगे जी ने सही कहा कि बहुत सी चीजें हो गई है, लेकिन बहुत करने की जरूरत है। लेकिन मित्रों, कई चीजें हो रही है जो अभी हो रही है, पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि पहले दिशा ही गलत थी, सोच गलत था। अब प्रारंभिक जो सुख चाहिए वो तो शरीर का ही सुख है। रोटी चाहिए जीने के लिए, और उसके लिए दोनों चीजें, अन्न के भंडार भी भरे रहे। ये भी सच्चाई। एक जमाने में PL 480 सड़ा हुआ गेहूं अमेरिका का आता था, वो खाने पे विवश थे। तो उसके लिए दोनों चीज चाहिए, अन्न के भंडार भी भरे हों
फल फूल से लदी हो औषध अमोघ सारी, हमारे ऋषियों ने गाया और वो लोगों को मिले भी। पूंजीवाद का जो संकट है, व्यापार को जिस ढंग से हथियार बनाया जा रहा है, बड़ा संकट है। मानवीय दृष्टिकोण के साथ चाहिए। और इसलिए मैं ये कहता हूं कि आज देश के अन्न के भंडार भरे हैं, एक सकारात्मक पहलू। मैं दूसरे पहलू पे भी आऊंगा जिसकी तरफ रागे जी कह रहे थे। अगर एक गर्व का और आनंद का क्षण है तो यह है कि भारत की कृषि की विकास दर, कल अगर आपने देखा हो, अखबार अगर ढंग से पढ़े हो, तो भारत की कृषि विकास दर 5.4% है। 1-2% बहुत होती है, दुनिया में कहीं नहीं है। गेहूं, चावल, मक्का, मूंगफली, सोयाबीन, ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन हुआ है, भंडार भरे हैं। युद्ध जब वातावरण था सीमा पे संकट का, मैंने अपने खाद्य भंडारों की समीक्षा की तो खेत में किसान और सीमा पे जवान डटा हुआ था और हमने देशवासियों से कहा था चिंता मत करो, भंडार भरपूर है। और आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो खेती है, खेती। मैं तो कृषि मंत्री हूं और इसलिए केवल कृषि मंत्री नहीं हूं, खेती जी रहा हूं। रोम रोम में किसान है और हर सांस में खेती, मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता। तो जो काम अपनी तरफ बस उसको करते चलो। और 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन देना, ये भी अपने आप में चमत्कार है। और इसको मैं फ्री बांटना नहीं मानता। धरती के संसाधन पर गरीब का भी हक और अधिकार। ये मिट्टी, ये धरती, ये खनिज, ये जंगल, जमीन, उसकी भी तो है सबकी, लेकिन सबके पास नहीं है। तो जिनके पास है वो धन कमाते हैं और उनसे टैक्स लेके जिनके पास वो साधन नहीं है उनको हम सस्ता देते हैं। ये सामाजिक न्याय का सिद्धांत है, सही है। भरपूर भोजन मिले और उत्पादन भी बढ़े। ये बात सही कि जो दिशा है वो गलत। केमिकल फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग, हम तो धरती माता कहते हैं। मैंने बखर भी चलाया और हल में पूरा भी है बचपन में। जब बोनी पूरी होती थी तो मछत्री मैया की पूजा करते थे, मिट्टी इकट्ठी करते थे और पोर में पानी हर बोलो कह के पूजा करके फिर वहां से निकलते थे। मां तुझे प्रणाम, अच्छा अन्न पैदा हो, धन धान्य परिपूर्ण हो, धन धान्य। और निकाल के रखने की आदत कर रहे। जब फसल काटते थे तो अलग अलग फूल निकाल के रखते थे, ये बढ़ई की, ये नाई की, ये कुम्हार की, ये सुनार की। कोई पैसा थोड़ी देता, सबका हिस्सा रहता था। और इसलिए इस बार जो चिंता डांगे जी ने व्यक्त की है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने प्राकृतिक कृषि मिशन देश के सामने, किसानों के सामने रखा है। प्राकृतिक कृषि मिशन। हाँ, कोई चीज एक साथ नहीं हो सकती और हमको प्रयोग करके बताना भी पड़ेंगे। देख रही आपने प्रयोग किए हैं, व्यापक पैमाने पर बताना हो। पहले तय किया 1 करोड़ किसानों के पास जाएंगे, उनको सेंसिटाइज करेंगे, उनको समझाएंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि पूरी जमीन पे नहीं, 5 एकड़ जमीन है तो आधा एकड़ पे ही करो प्राकृतिक। और मैं ये दावे के साथ कृषि मंत्री के रूप में कह सकता हूं कि विधि पूर्वक अगर प्राकृतिक खेती की जाए तो उत्पादन नहीं घटेगा और जो फल पैदा होंगे, सब्जी पैदा, अनाज पैदा होगा, वो शरीर के लिए पोषण युक्त होगा। मैं कल एक खेत में गया, कृषि मंत्री खेत में ना जाए तो वो कृषि मंत्री कैसा। कल मैंने एक किसान जो प्राकृतिक ऋषि खेती करता है, पानीपत के पास, राम रतन नाम है, शिवा। आप हरियाणा से हैं क्या? कल हम भी हरियाणा में था।
सबसे अलग हरियाणा, दूध दही का क्षण। उनके खेत में हमने देखा एक ही फसल नहीं, 15 फसलें 7 एकड़ के खेत में। और वो खरबूजा, मेरा वीडियो देखना, एक तरबूज काटा तो पीले रंग का, दूसरा काटा तो ऑरेंज संतरे के रंग का, तीसरा काटा तो लाल। ये भारत का किसान है। और ये खेती करते हुए मैंने उससे पूछा क्या, और मीडिया साथ था मेरे, आमदनी कितनी होती है, खर्चा कितना आता है, तो 7 एकड़ में 6 महीने में उनने 21 लाख रुपया शुद्ध कमाए, खर्चा निकाल के 21 लाख रुपया। अब आप तो जानते हैं, सिवाह गांव में कोई जाके देख ले, मैं कल मिल के आया हूं मीडिया के। तो दिशा धीरे धीरे बदलनी पड़ेगी। लेकिन सरकार जो कर रही है, भारत की जनता की जरूरत भी पूरी, और जरूरत पड़े तो फूड बास्केट दुनिया का भारत बन जाए, ये क्षमता हमारी माटी में, हमारी धरती में, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। कृषि के विविधीकरण की हम बात कर रहे हैं। अभी विकसित कृषि संकल्प अभियान चल रहा है। मैं भी हर एक राज्य में, रोज एक राज्य में जाता हूं। आज भी मेरठ जाने वाला हूं, यहां से उत्तर प्रदेश। उसमें हमने सारे वैज्ञानिक निकाले। अजीब चीज होती कई बार, वैज्ञानिक कहां है, बोले रिसर्च कर रहे हैं, लैब में वो रिसर्च कर रहे हैं। किसान कहां है, खेत में खेती कर रहा है। एक लैब में बैठा है बेचारा, दूसरा जमीन पे खेती कर रहा है। ये लैब टू लैंड मिलती नहीं है कभी। हमने तय किया, निकलो 16,000 वैज्ञानिक हमारे पास, कृषि वैज्ञानिक। उनकी 4-4 की टीम बनाई, राज्य का कृषि विभाग, केंद्र का कृषि विभाग, केवी के प्रगतिशील किसान, और ये यूनिवर्सिटी और कॉलेज क्या करेंगे, एग्रीकल्चर कॉलेज। अगर खेत में नहीं जाए तो काय का कृषि कॉलेज भाई। प्रोफेसर, लेक्चरर हमका निकलो खेतों में। तो ये टीमें अभी जारी, 2170 टीम बनी। और ये आधुनिक खेती की भी बात करें कि हम सारी चीजें साथ लेके चलते। हम उत्पादन बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं, उत्पादन की लागत घटाने की भी बात कर रहे हैं। और प्राकृतिक खेती में उत्पादन की लागत घटती। हम प्राकृतिक खेती की बात कर रहे हैं, दलहन मिशन की भी बात कर रहे हैं, तिलहन मिशन की भी बात कर रहे हैं, धरती को बचाने की भी बात कर रहे हैं। केमिकल फर्टिलाइजर का अधिक उपयोग आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती को उपजाऊ बने ही नहीं रहने देगा, ये सच है। लेकिन धीरे धीरे ये कोई एक झटके में नहीं हो सकता, एजुकेट करके, समझा के। भारत सरकार कर रही है, खेती में नित्य नए प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने बीज बचाने का। जो जीन बैंक हमने बनाया, अब एक दक्षिण में बना रहे, 4.5 लाख हमारे बीजों की जो अलग अलग किस्में हैं उनको संरक्षित करके रखा है। और हमने एक जीनोम एडिटिंग पद्धति, जिसमें किसी दूसरी चीज के जीन नहीं डाले जाते हो, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो प्रयोग कर रहे हैं, उसी बीज में उसी फसल का कोई जीन डाल के अगर हम किसी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर सकते, तो वो प्रयास हम जरूर कर रहे हैं। ऐसे हमने धान की 2 किस्में बनाई, जिनमें उत्पादन 30% बढ़ेगा, पानी 20% कम लगेगा, और 20 दिन पहले आ जाएगी। ये खेती के क्षेत्र में काम चल रहा है। फलों की खेती, फूलों की खेती, सब्जियों की खेती, औषधि खेती, उसके साथ पशुपालन, बकरी पालन, मधुमक्खी पालन, बांस मिशन, इन सब कामों में लगे। एक हमारी कल्पना, आपने कहा लैंड का, जमीन का कर्व छोटा है, हम दूसरे देशों से अपने किसान की तुलना नहीं कर सकते। मैं ब्राजील गया था, 10,000 एकड़ का फार्म, 15,000 एकड़ का फार्म। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के वहां के किसानों से हमारे किसानों की तुलना की जा सकती है। हमारे जमीन कितनी, 1 एकड़, 2 एकड़, 1.5 एकड़। हमको उसमें सरवाइव करना, और इसलिए एकीकृत फार्म, इंटीग्रेटेड फार्म बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, कि जिसमें अगर उसके पास 1 हेक्टेयर जमीन है, तो उसमें कौन कौन से काम करके वो अनाज भी पैदा करे, फल भी, सब्जी भी, पशुपालन भी,
अगर चाहे तो मछली पालन भी, मधुमक्खी पालन भी, और कैसे फायदे की खेती बन जाए, जैसे एक किसान के बारे में मैंने बताया। ये पंडित जी के दर्शन के आधार पर पानी का कम उपयोग, एक एक बूंद पानी कीमती है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है, और इसलिए अभियान चला है कि कैसे पानी रोको। चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कैच द रेन, ताप्ती रिचार्जिंग, एक एक करके कई तरह के प्रयास कर, नदियां सुरक्षित रहें, नदियां पुनर्जीवित हों। ग्रामीण विकास की दृष्टि से देखें तो कनेक्टिविटी जरूरी, लेकिन गरीब के घर भी जरूरी है। 4 करोड़ घर बन गए, उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन जरूरी है। ये एकात्म मानव दर्शन के हिस्सा है। शुद्ध पीने का पानी जरूरी है। कांग्रेस ने तो मरवा दिया, हैंडपंप का पानी मुश्किल से हैंडपंप तक पहुंची थी कांग्रेस। अब घर घर में, गांव में भी पाइपलाइन बिछा के टोटी वाला नल लगा के पानी देने का महाअभियान चल रहा है। टोटी खोलो तो झरझर पानी आए और सब गुंड का गिरा भर जाए। लोगों की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करना शरीर का, अगर वो नहीं है तो बाकी चीजें सब बेकार हो जाती। और उसके बाद जितने प्रकार के प्रयत्न चल रहे हैं अलग अलग, आप देखेंगे मन के सुख के लिए कला को, संस्कृति को, विरासत से विकास अभियान, पुरानी नींव नया निर्माण ही तो है। उन कार्यक्रमों की चर्चा करूंगा तो देर बहुत हो जाएगी। कब ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे पहले? कांग्रेस का सोच ही विकृत। किसानों के मामले में अगर मैं कहूं तो सिंधु जल समझौता उसका उदाहरण है, कितना अन्याय किया। 80% पानी सिंधु नदी का, चुनाव का, झेलम का पाकिस्तान को दिया, पानी भी दिया और 83 करोड़ रुपया भी उस समय पौंड स्टर्लिंग में दिए गए थे, और कहते थे इससे हम शांति खरीद लेंगे। मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा। ये सारे काम करने के प्रयत्न हो रहे हैं। आज आप देखेंगे एक के बाद एक आईआईटी, आईआईएम हमारे टैलेंट को, ये पीएम श्री स्कूल से लेके अलग अलग जो प्रयत्न है क्या है, और उसमें भी हमारे राज्य एडिशन कर रहे कई जगह। हम भारतीय संस्कार और संस्कृति की शिक्षा क्यों ना दें? गीता जी का सार क्यों ना पढ़ाया जाए? आज हमारे वैज्ञानिक आप देखेंगे चमत्कार कर रहे हैं। अभी हमने युद्ध में देखा, हमने जो स्वदेशी हमारे हथियार बनाए थे उनसे पाकिस्तान के आतंक के अड्डे तबाह करने का काम किया। 3 दिन पे घुटनों पे आ गए। देश की सुरक्षा का सवाल, लेकिन बुद्धि हो चाहे आत्मा के सुख की अगर बात करूं तो भैया ये महाकुंभ क्या है? प्रयागराज 65 करोड़ लोग, ट्रेनें भरी, बसें भरी, गाड़ियां भरी, रोड भरे, कितनी भी व्यवस्था खड़ी कर दो, लेकिन महासमुद्र जनता का उमड़ जाए तो कोई व्यवस्था, घंटों जाम। लेकिन एक बार गंगा जी के संगम पर, गंगा जमुना के, सरस्वती के स्नान कर लें तो जीवन धन्य हो जाए। यही तो आत्मा का सुख है। काशी कॉरिडोर हो, उज्जैन में महाकाल महालोक हो, एक नहीं ऐसे अनेकों उदाहरण, अनेकों उदाहरण। और ग्रामीण विकास की भी नई नई अवधारणाएं। अब ये लखपति दीदी क्या है? ये सीधे सीधे महिला सशक्तिकरण का महाअभियान। आधी आबादी अगर आप
पीछे छोड़ दोगे तो देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। गंगा, गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती का ये देश है। यत्र नार्यस्त पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारे ऋषियों ने कहा। 33% रिजर्वेशन से लेके लखपति दीदी तक का अभियान। और ये मुझे आश्चर्य होता है, बहनों में जो सृजनात्मक क्षमता है वो अद्भुत है, साक्षात देवी लगती है मुझे तो। मिलेनियम दीदी बन रही, लखपति नहीं, महालखपति, 10 लाख कमाने लगी एक साल में। मैं तो उस विभाग को भी संभाल रहा हूं, ग्रामीण विकास। देखिए, अर्थ तो चाहिए। पंडित जी दीनदयाल जी ने भी कहा था, अर्थ के बिना अनर्थ। अर्थ व्यक्ति के जीवन में भी चाहिए, और अर्थ नहीं होगा तो क्या करेगा। एक बार महाकाल पड़ा, विश्वामित्र जी, महर्षि विश्वामित्र भूखे थे, लोगों के घर में कुछ नहीं बचा तो उनको कौन दे, तो कहते हैं एक घर में वो चोरी से घुसे, कान डाल के घर, और वहां कुत्ते का जूठा मांस पड़ा हुआ था, वो उठा के उनने खाया। तब तक वो घर का मालिक आ गया, घोर पापम महापापम महर्षि, और ये चोरी से घुसे और कुत्ते का जूठा मांस खा रहे हैं। तो कहने लगे, शरीर है तो सब कुछ है, यहाँ पर धर्म है, यही नहीं बचेगा तो करूंगा। तो अर्थ तो चाहिए। आज कहते हुए खुशी है, हमें संतोष है, हमारी अर्थव्यवस्था आज दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के कगार पर पहुंची। अभी चाहिए, और भारत सरकार ये कर रही है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार प्रयत्न चल रहे हैं। आर्थिक विकास की दर दुनिया में सबसे ज्यादा है, और कृषि का उसमें जबरदस्त योगदान है। कैसे हम ग्रामीण गरीबी भी दूर करें, और ये सुखद खबर है कि ग्रामीण गरीबी दूर हो रही है, कम हो रही। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा के ऊपर आए। ये केवल वैसे आंकड़े नहीं है, जीवन स्तर बदल रहा है। लेकिन केवल इतनी सोच हमारा नहीं है, समय मुझे अब ज्यादा इजाजत नहीं दे रहा। केवल हम यहीं तक नहीं सोचते, व्यक्ति और समाज के साथ साथ और भी है, प्रकृति भी है। एकात्म मानव दर्शन का एक सूत्र मित्रों में आपको दूंगा, अगर एक शब्द में कहे तो एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में अनुस्यूत है। एक ही चेतना, सिया राम में सब जग जानी, कोई अंतर ही नहीं है, एक चेतना सब। और वो चेतना पेड़ पौधों में भी है। इसलिए वृक्षारोपण के महाअभियान, एक पेड़ मां के नाम, और हम तो रोज ही पेड़ लगाते हैं। बिना पेड़ लगाए अपना दिन ही शुरू नहीं होता, क्योंकि भाषण देने से शिवराज काम थोड़ी चलेगा, तो जिंदगी में भी तो होता। वट की पूजा, पीपल की पूजा, तुलसी की पूजा, ये प्रकृति के प्रति हमारे आभार प्रकटीकरण का तरीका। उनमें भी हमने वही चेतना देखी, और उसी बात को डांगे जी की मैं आगे बढ़ाऊंगा। हमने कहा बहुत गंभीरता के साथ, भारत ने कहा, ऋषियों ने कहा, हमारे एकात्म मानव दर्शन के ये सूत्र है, प्रकृति का शोषण मत करो, दोहन करो। दोहन, शोषण और दोहन में अंतर है। आम के पेड़ से अगर फल तोड़ के खा लो तो ये हुआ दोहन, लेकिन कुल्हाड़ी लेके पेड़ ही काट दो तो यह शोषण। प्रकृति जितनी भरपाई अपने आप कर ले उतना निकाल लो, लेकिन मार निकालो, खनिज निकालो, पेड़ काटो। आता पानी तो भर 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 ऐसा आता है कि बाढ़, अब अभी बाढ़ आ रही, मई में बाढ़ आ रही। अभी मैं गया तो किसान मांग कर रहे थे, ऐसी वैरायटी आम की बनाओ कि ये बरसात में टिक जाए, नहीं तो हमारे आम ही झड़ जाते। ये नए नए संकट आ रहे, इसलिए हमने प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है। इसको भी मां माना है हमने। पेड़ों की पूजा, पशुओं की पूजा। आप गाय बैल की बात कर रहे थे, हमने तो हमारे देवताओं का देख लीजिए। सोच तो देखो भारत का कितना अद्भुत है। अगर आप दुर्गा मैया को भक्ति भाव से पुकारोगे तो सिंह वाहिनी शेर पे बैठ के आए, और भोले शंकर ओगरदानी फक्कड़ बाबा उनको पुकारोगे तो वो नंदी पे बैठ के पधारेंगे। लक्ष्मी जी उलूक पे आएगी तो सरस्वती जी हंस वाहिनी है। गणेश जी चूहे से पधारेंगे तो कार्तिक मोर पे आएंगे।
10 अवतारों में से 4 अवतार मत्स्य कूर्म, 12 ये 3 तो पशु के रूप में और नरसिंह आधा पशु और आधा मनुष्य के रूप में। ये भाव क्या है? उनको भी अपने आत्म भाव से देखो। इसलिए जब हम देखते हैं कि टाइगर खत्म हो रहे हैं तो सेव द टाइगर अभियान और चीता भी अफ्रीका के से लाके बसा दो हिंदुस्तान में, ये इसी बात के लिए कर रही है। ये धरती केवल हमारी नहीं है, केवल मनुष्य मात्र की नहीं है, प्राणियों की भी है। इसलिए गाय की भी चिंता करनी है, बैल की भी चिंता करनी है, अपन तो शेरों की भी चिंता करनी। ये इसी सूत्र के आधार पर नदियों की बात कर रहे थे भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। ये माँ है हमारी, बहती हुई जलवाहिकाएं नहीं है। गंगा सिंधु कावेरी यमुना च सरस्वती रेवा महानदी गोदा ब्रह्मपुत्र पुनात्मान माताएं, इसलिए इतनी चिंता हो रही है। गंगा जी जमुना जी शुद्धिकरण अभियान, यादव ये देश, नदियों की पूजा के बाद सूर्य देवताभ्याम नमः, जो हमें देता है उसी को हम देवता मानते हैं। ये सोच है। एक आत्मा का मतलब क्या है? हम सब एक है, एक ही चेतन। इसलिए तो आज नहीं, हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने कहा आत्मवत् सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, सिया राम में सब जग जान। सब में वही एक चेतना है। अयम निजम परो बेत्ती गणना लघु चेत सामुदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये तेरा, ये मेरा, ये सोच छोटे दिल वालों का होता है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं पूरी दुनिया ही एक परिवार। मैं तो रोमांचित हो जाता हूं जब गांव का बच्चा बच्चा गाता है धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। कहां सुना तुमने प्राणियों में सद्भावना? दुनिया में कोई देश कहता है क्या? मेरा देश है जिसके ऋषियों ने कहा और बच्चे गाते, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण। यही धरती कहती। लेकिन एक तरफ हम ये भी कहते हैं कि ऐसे सिद्धांत को लागू करने के लिए ताकत भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। हमको अस्तित्व बचाना है, केवल अपने लिए नहीं, दुनिया के लिए भी। इसलिए कोई छेड़ता है तो हम छोड़ते नहीं है, वो अलग बात है, वो भी करना पड़ेगा। सठम साचम समाचरे, लेकिन मूल भाव जो एकात्म का है। और इससे मैं सच कहता हूं, एक छोटे से उदाहरण से समझा के मैं अपनी बात समाप्ति की तरफ ले जाऊंगा। ये जिया जा सकता है, कैसे जिया जा सकता है, और ये किया जा सकता है। और हमारी सरकारें कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही, राज्य सरकारें भी कर रही हैं। एक साथ हम सब नहीं कर सकते। अब एक साथ प्राकृतिक खेती नहीं कर सकते। धीरे धीरे सिखाते बढ़ाते, एक करेगा 10 करेंगे, 100 करेंगे, 200 करेंगे, उस दिशा में हम जाएंगे। एक बार बच्चा जब बहुत छोटा होता है तो बड़ा स्वार्थी रहता, अपने खेलने कूदने के खिलौने भी दूसरों को नहीं देता, लड़ पड़ेगा, भाई को ही मार देगा। और थोड़ा बढ़ता है तो उसकी चेतना विकसित होती है, तो उसको लगता है ये तो मेरा परिवार है, मेरा भाई है, मेरी बहन है। भाई और बहन का सुख दुख उसका अपना सुख दुख हो जाता है। अगर कोई भाई बहन को बुरा भला करे तो लड़ बैठेगा। और चेतना बड़ी होती है तो पता चलता है ये गांव मेरा है। गांव में कोई संकट में आएगा तो वो भी सेवा करने दौड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि बच्ची गिरी तो बचाने दौड़ा। और चेतना विकसित होती है तो फिर यह भाव विकसित होता है कि भाई ये देश मेरा है। अगर कोई संकट में होता तो कितने देशवासी मदद के लिए दौड़ते हैं। इनका सुख मेरा सुख है, इनका दुख मेरा दुख है। और चेतना विकसित होती है तो फिर वो कहते हैं दुनिया ही अपनी है। और इसलिए जब कोविड होता है तो भारत वैक्सीन दुनिया के बाकी देशों को भी देता है, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम, ये वही भाव है। और चेतना विकसित होती है तो केवल मनुष्यों को नहीं मानता, वो तो पशुओं में भी आत्म भाव देखने लगता है। रामकृष्ण परमहंस बैठे थे, ध्यान मग्न थे। एक कसाई गाय को मारते हुए जा रहा था, अचानक उनकी ध्यान टूट गया। देखा उन्होंने कि गाय को बेदर्दी से पीट रहा है कसाई, तो वो चिल्लाए मत मार मुझे,
मत मार दुष्ट, मुझे मत मार। वो आश्चर्यचकित रह गया कि इसको कहाँ मार रहा हूँ। बोले मैं मार कहाँ रहा हूँ तुम्हें, मैं तो गाय को मार रहा हूँ। बोले गाय को नहीं, तू मुझे ही मार रहा है। और रामकृष्ण परमहंस जी के शरीर पे कहते एक चादर थी, वो हटाई तो लाठी तो पड़ी थी गाय के पीठ पे, लेकिन निशान थे रामकृष्ण परमहंस की पीठ पर। एकात्म हो गए थे वो। गाय का दुख उनका दुख बन गया। जब और चेतना विकसित होती तो पशु हो, पक्षी हो, कीट पतंगे हो, नदियां समुद्र पहाड़ हो, ग्रह नक्षत्र तारे हो, सब में वही चेतना दिखाई देती है। तब मनुष्य कह उठता है सो अहम मैं वही हूं, अहम ब्रह्मास्मि। और फिर वो सबके कल्याण की मंगल कामना करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। और मैं आज कहता हूं दावे, आज यहां खड़े होकर मैं साहस पूर्वक कह रहा हूं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कराएगा तो ये एकात्म मानव दर्शन ही कराएगा, और कोई रास्ते नहीं है दुनिया के। एक एक करके सारे वाद हमने देखे समाप्त होते जा रहे। आज अमेरिका जो दादागिरी कर रहा है वो चलेगी क्या जिंदगी में? क्या ऐसा व्यवहार धरती को बचाएगा? अंततः इसी रास्ते आना पड़ेगा। और इसलिए भारत में हमको इस विचार को, केवल सरकार को नहीं, समाज को, आपने सही कहा, केवल सरकार नहीं, अकेली सरकार नहीं कर सकती। समाज के इस भाव से जोड़ के हमारी जो विरासत है, सांस्कृतिक विरासत, जो छोटी छोटी चीजों में दिखाई देती, तात्विक विरासत, वो खेती में, ग्रामीण विकास में, उद्योग में, ग्रामीण विकास में, शहरी विकास में, उसको सजोते हुए, लेकिन उस पर रूढ़ रहते हुए नहीं, नई चीजें अगर आती तो उसको भी अपनाते हुए, जो नुकसानदायक नहीं है वो भी हमको करना पड़ेगा, उसमें प्लस करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। विज्ञान, टेक्नोलॉजी, उसका उपयोग करते हुए हम इसी पुरानी नींव पर नया निर्माण करेंगे और दुनिया को दिशा दिखाने का काम भारत करेगा, ये हमारा विश्वास है। और उसी आधार पर कृषि नीति हमारी, उसी आधार पर ग्रामीण विकास की नीति, उस पर काम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। समाज भी काम करे, सरकार भी काम करे, ऐसे साथी सब जुटे। मैं नंदुरबार भी गया, मैं आपके प्रयोग देख के आया। मैं देश के सब किसान संगठनों से भी मिलता हूं, मैं लखपति दीदियों के पास भी जाके बैठता हूं, मैं खेतों में भी किसानों के साथ बैठ के बात करता हूं। तो उसके पीछे भाव यही है कि मिलकर सबको करना है, जो अच्छे प्रयोग हो वो दुनिया के सामने लाना है, तभी हम आगे बढ़ेंगे। एक बार पंडित जी के चरणों में फिर प्रणाम करते हुए, यही रास्ता मित्रों, मिलकर एक टीम हमारी बने, एक टीम, एक दिशा, एक सोच। जिस भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हो, सरकार में है तो सरकार अपना काम करे, लेकिन सरकार के साथ समाज जुड़ जाए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो दिन आएगा जब भारत दुनिया को दिशा दिखाएगा। और आशा की किरण केवल यही है। बहुत बहुत धन्यवाद।